नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी भारत 24। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत। स्वागत करता हूं आप सबका टीवी भारत 24 के डेली शो द खास खबर में। आज के खास खबर में बात होगी G20 से रिलेटेड कुछ बातों की, जो कि हमारी हेडलाइंस के अंदर भी होगी। लेकिन आज की खास खबर में होगा आपके लिए आसियान कंट्रीज से रिलेटेड पूरी न्यूज। इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका पास्ट क्या है, इसका प्रेजेंट क्या है, किस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स इन कंट्रीज के बीच में चल रहे हैं, क्या ये इतना मजबूत है, और चाइना ने आसियान समिट के अंदर हिस्सा लेने से मना क्यों कर दिया। इन सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज की हेडलाइंस के बारे में, ताकि आपको ये पता चले कि देश और दुनिया में चल क्या रहा है। सबसे पहले हेडलाइन की बात करेंगे तो निकल कर आ रही है दिल्ली से ही। दरअसल दिल्ली के अंदर जो बाइडेन की जो कार है द बीस्ट, वो सड़कों पर घूमती हुई नजर आई है। अब खबर क्या है पूरी वो भी जान लीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आ रहे हैं। 7 सितंबर को दिल्ली पहुंचेंगे। बाइडेन यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति की कैडिलैक कार द बीस्ट में यात्रा करेंगे। इसे बोइंग C-17 ब्लॉकबस्टर 3 विमान के द्वारा भारत में लाया गया है। इंडिया टुडे से जुड़ी एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन इस दौरे के लिए 3 लेयर्स की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसमें 12 अर्धसैनिक बल जवान रहेंगे, दूसरी लेयर में भारत के विशेष सुरक्षा समूह यानी SPG कमांडो रहेंगे, और तीसरी में सबसे अंदर लेयर जिसमें गुप्त एजेंट जो हमारे रो के एजेंट्स होते हैं वो शामिल रहेंगे। मैं बात करेंगे 2001 में इस द बीस्ट कार को बनाया गया था बोइंग कंपनी के द्वारा। उसके बाद से यानी कैडिलैक के द्वारा इसको बनाया गया था। ये दुनिया की सबसे मजबूत कार मानी जाती है, इतनी मजबूत कि इसका वजन 9 टन के आसपास है। आप ये समझिए कि 11 चक्का जो ट्रक होती है, जो 10 चक्का ट्रक होता है, उसका वजन भी इतना नहीं होता, वो भी 6.5-7 टन के अंदर सिमट के रह जाता है। एक ट्रक से भी ज्यादा वजन एक कार के अंदर। 7 सवारी ये वाली ये कार है जो बुलेट प्रूफ है, उसके साथ साथ ब्लास्ट प्रूफ भी है। अगर IED का बड़े से बड़ा धमाका भी इस कार के अंदर बैठे यात्रियों के साथ कुछ भी नहीं कर सकता, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए काफी ज्यादा जरूरी भी है। कई सारे राष्ट्रपति तो आप सब लोगों को पता होगा कि गोली के द्वारा मार दिए गए थे। इसी को देखते हुए इतनी मजबूत गाड़ी बनाई गई है। आज तक इतिहास की सबसे मजबूत गाड़ी है ऐसा माना जाता है। वहीं बात करेंगे आज की दूसरी हेडलाइन के बारे में तो निकल कर आ रही है अडानी ग्रुप से। दरअसल लगातार विदेशी मीडियाओं के द्वारा अडानी ग्रुप के ऊपर आक्रमण किए गए हैं। इन आक्रमणों के अंदर अब नई अपडेट क्या आई है वो जान लीजिए। दरअसल अडानी समूह को लेकर एक और नई जानकारी तो सामने आई है। कथित तौर पर अडानी ग्रुप से जुड़े लोगों ने जिन 8 फंड्स के जरिए ग्रुप में शेयर को खरीदा था, उनमें से 6 फंड कंपनीज बंद हो चुकी है। बिजनेस पेपर मिंट की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है, और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक इसमें से 3 फंड 2020 में सेबी की तरफ से जांच के लिए शुरू किए गए थे, और उसके बाद में वो बंद पाए गए। ये जांच अडानी ग्रुप की विदेशी कंपनियों में निवेश को लेकर शुरू की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक मॉरिशस स्थित 2 फंड पिछले 2022 में ही बंद हो गए थे, जबकि तीसरा फंड बंद होने की प्रक्रिया कर रहा है। मालूम हो रहा है कि खोजी पत्रकारों का एक समूह, जिसे ग्लोबल नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट यानी OCCRP बोला जाता है, उसी ने यह हाल ही में रिपोर्ट दी थी। इसमें कहा गया कि अडानी ग्रुप से जुड़े कुछ लोगों ने इस फंड के जरिए अडानी ग्रुप के शेयर खरीदे थे। ऐसा कारण नियमों के खिलाफ है। नियमों के मुताबिक किसी भी कंपनी में उसके प्रमोटर की हिस्सेदारी तय सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए, और ये हिस्सेदारी है कितनी, 25% के आसपास। रिपोर्ट कहती है कि अगर सेबी ने समय से इन विदेशी कंपनियों की जांच शुरू की होती तो यह पता चल जाता कि इस फंड के जरिए अडानी ग्रुप के शेयरों के दामों में हेरफेर किया गया था या नहीं। अब जब ये फंड बंद हो चुके हैं तो सेबी को ये पता करने में दिक्कत होगी कि इसमें फायदा किसका हुआ। जब ऐसी कंपनियां बंद हो जाती है तो इनका अगला पिछला किसी को पता नहीं चलता। वैसे देखा जाए तो ये कंपनियां वही होती है जो कि पेपर्स पर होती है, ना कि असलियत में मौजूद होती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद ही अडानी का जो कद है वो तीसरे सबसे अमीर आदमी से गिरकर 22वें पर आ चुका है, जो कि सब शेयर्स का कमाल है। अगर अडानी किसी प्रकार की, अगर अडानी ने किया भी है ऐसा कुछ, तो उनको उनकी सजा मिलनी चाहिए। जो भी परफेक्ट फाइन होता है वो उनके ऊपर लगना चाहिए। लेकिन अगर नहीं किया होगा कुछ ऐसा, तो जो उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। G20 के अंदर कई सारे देशों का सम्मेलन होने वाला है। कई सारे देश के बड़े जो राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री होते हैं वो आकर मिलने वाले हैं। अब इसके अंदर कौन से देश के कौन से प्रधानमंत्री आने वाले हैं और कौन से देश इसमें भागीदारी लेने वाले हैं, कौन से ऐसे देश है जिनको सिर्फ निमंत्रण दिया गया है और किस देश को निमंत्रण दिया ही ना गया है, जिसकी वजह से इंडिया और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो थोड़े से खराब होने के चांसेस हैं। वहीं बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हो रहे हैं, तो G20 के अंदर टोटल मिलाकर 20 देश हैं, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, USA, यूरोपियन यूनियन, जिनका 27 देशों का एक समूह होता है वो देश है जो कि G20 के हिस्सेदार हैं। वहीं बात करेंगे आगे इसके अंदर तो 20 अलग देशों को अलग से इन्वाइट किया गया है, जिसके अंदर नीदरलैंड, सिंगापुर, स्पेन, UAE, ओमान, बांग्लादेश, मॉरिशस और नाइजीरिया, और उनके साथ में कुछ और मेहमान और हैं। लेकिन इनमें से एक है जिनको बुलाया नहीं गया है, वो है यूक्रेन।
दरअसल इस जो G20 की समिट है उसमें इंडिया का ये साफ तौर पर कहना है कि ये समिट कोई वॉर कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने वाली बात नहीं है या जगह नहीं है। इसके अंदर यूक्रेन को बुलाना एक मूर्खता से कम नहीं है। उनके कहने का मतलब यही था। यहाँ पर हम किसी कॉन्फ्लिक्ट को नहीं सुलझाने वाले, जबकि हमारा फोकस होगा कि प्रगति किस तरीके से की जाए, कैसे सारे देशों को एक साथ में लेकर आगे बढ़ा जाए, जहाँ पर मिलिट्री से लेकर जो हमारे इंफॉर्मेशन होती है और साथ में जो टेक्नोलॉजी होती है, कई सारे देशों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना, इन सब के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। फाइनेंस पर चर्चा होनी चाहिए, न कि वॉर पर। वहीं बात करेंगे आज की आखिरी हेडलाइन के बारे में, तो निकल कर आ रही है तमिलनाडु से। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का जो एक सनातन धर्म पर किया गया बयान था, वो भी शांत हुआ ही नहीं है कि उन्हीं के पार्टी के एक और शख्स ने एक अलग बयान दे दिया है। इस नेता का नाम है ए राजा, जिन्होंने हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म की जो कंपैरिजन है वो HIV और एड्स जैसे रोग से कर दी है। इनका भी ये बयान है जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस प्रकार की टिप्पणी देना नेताओं को जरूर थोड़ा बहुत फेमस कर देती होगी, लेकिन वो गलत तरीके से। आने वाले चुनाव के अंदर ऐसे बयानों का काफी ज्यादा असर देखने को मिलेगा।